हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ दिव्यांश सिंह राजपूत। आज हम 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन में दो टर्मिनोलॉजी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। डियर स्टूडेंट, मेरी बातों को बड़े पॉइंट टू पॉइंट और बड़े ध्यान से सुनिए। बड़ी आसान वे में, बड़ी इजी मैनर में मैं आप लोगों को ये टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात आ जाती है मोलैरिटी की डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। राइट, मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से इंडिकेट कर रहे हैं। अभी सेम टर्मिनोलॉजी हमने मोलैलिटी सीखा था। मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे बड़े ही अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो आइए मोलैरिटी का फॉर्मूला हम सीखते हैं। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनेगा कैपिटल एम इज इक्वल टू एन बी अपॉन वी इन लीटर। एन बी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को, और वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है इन लीटर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो डेफिनेशन को बनाना बड़ा आसान हो जाएगा इस फॉर्मूले से। तो डेफिनेशन बन जाएगी, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट, अगर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ml में गिवन हो तो रिलेशन क्या होगा? रिलेशन होगा कैपिटल M इज इक्वल टू NB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। नाउ स्टूडेंट, हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। n इज इक्वल टू होता है W बाय M, तो यहाँ पर NB इज इक्वल टू हो जाएगा WB अपॉन MB। ठीक, तो रिलेशन हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा, कैपिटल M इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन M। यहाँ पर WB रिप्रेजेंट कर रहा है वेट ऑफ सॉल्यूट को, एंड MB रिप्रेजेंट कर रहा है वेट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट को। राइट, नाउ अब बात आ जाती है इसकी यूनिट की। तो इसकी यूनिट क्या होगी? रिलेशन से ही हमें समझ में आ रहा है, इसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, कैपिटल M इज इक्वल टू है NB अपॉन V, यानी कि रिलेशन बन जाएगा मोल पर लीटर। लीटर को हम डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, तो रिलेशन बन जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। राइट, नाउ एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमें अ मोलर सॉल्यूशन ऑफ शुगर गिवन हो तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ शुगर पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर शुगर 1 मोल होगी और सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो होगा वो 1 लीटर होगा। राइट, नाउ अब हम बात करते हैं, अगर हमें मोलैरिटी गिवन हो 1m लिखा है, इसके मतलब मोलैरिटी 1 होगी। 2m मीन्स मोलैरिटी इज 2। ठीक, My2 या 0.5 मोलर है तो इसको हम लिख सकते हैं सेमी मोलर सॉल्यूशन। My10 या 0.1 मोलर है तो इसे हम लिख सकते हैं डेसी मोलर सॉल्यूशन। My100 यानी कि 0.01 मोलर है तो इसे हम लिख सकते हैं सेंटी मोलर सॉल्यूशन। My1000 या फिर 0.001 मोलर लिखा हुआ है तो इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं मिली मोलर सॉल्यूशन। ये जो टर्मिनोलॉजी है जनरली न्यूमेरिकल्स में यूज में आती हैं। ठीक, नाउ अब हम बात करें मोलैरिटी जो होती है, ये तो कॉमन बहुत ही ज़्यादा नॉर्मली यूज करी जाती है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्मिनोलॉजी है? बिल्कुल, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और आपको पता है मोलैरिटी में वॉल्यूम आता है। रिलेशन में देखें हम तो कैपिटल M इज इक्वल टू NB अपॉन V होता है। ठीक, तो मोलैरिटी और वॉल्यूम में इनवर्स का रिलेशन है, और वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्टली का रिलेशन होता है। आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलैरिटी डिक्रीज होगी। ठीक, नाउ अगर आप किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूटेड करते हो तो क्या उसकी मोलैरिटी में फर्क आएगा? बिल्कुल, मोलैरिटी चेंज होगी, क्योंकि आप डाइल्यूट कर रहे हैं मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो तो मोलैरिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि दोनों में इनवर्सली का रिलेशन है। ठीक,
नाउ अब बात जाती है किसी सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूटेड किया जाए, ठीक है, तो उन जो नया सॉल्यूशन बना है और प्रीवियस सॉल्यूशन के बीच में क्या रिलेशन होगा उनके कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, ठीक। तो यहाँ पर रिलेशन बनेगा M1V1 इज इक्वल टू M2V2, यानी कि एक सॉल्यूशन था जिसकी मोलैरिटी M1 और वॉल्यूम V1 था, उसे हमने डाइल्यूटेड किया अप टू V2 वॉल्यूम तक, और फाइनल उसकी जो मोलैरिटी है वो M2 हो गई है। तो अब इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 का, ठीक। नाउ अब अगर किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में देखें कि N1 रिएक्टेंट 1 रिएक्ट कर रहा है N2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 2 से, तो इस केस में क्या होगा रिलेशन, M1V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू N2V2 अपॉन N2। इस रिलेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं नए सॉल्यूशन की मोलैरिटी। नाउ अब बात जाती है, दो इफ टू सॉल्यूशंस ऑफ द सेम सॉल्यूट आर मिक्स्ड देन मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ठीक। एक सॉल्यूशन है, ठीक, जिसकी मोलैरिटी M1 वॉल्यूम V1 है, सेम सॉल्यूट का दूसरा सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी M2 और वॉल्यूम V2 है, दोनों को मिक्स किया गया तो जो रिजल्टिंग मोलैरिटी होगी कैपिटल M इज इक्वल टू होगा M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन होता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू N इंटू मोलैरिटी। इस रिलेशन से हम नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में और मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में चेंज कर सकते हैं, ठीक। अब एसिड और बेस को मिक्स किया जाए और जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उनकी मोलैरिटी अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो इस केस में हमें पता होना चाहिए कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो एसिडिक है कि बेसिक है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए दोनों सॉल्यूशन में से ये देखेंगे कि किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उसका कॉन्सेंट्रेशन माइनस वीकर का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक। जैसे फर्स्ट केस में अगर एसिडिक सॉल्यूशन बना है तो कैपिटल M इज इक्वल टू हो जाएगा MaVa, यहाँ पर A रिप्रेजेंट कर रहा है एसिड को और B रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को, तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा कैपिटल M इज इक्वल टू MaVa माइनस MVB अपॉन VA प्लस VB। अब अगर रिजल्टिंग सॉल्यूशन बेसिक हो तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा कैपिटल M इज इक्वल टू MVVB माइनस MaVa अपॉन VA प्लस VB। इनकी हेल्प से हम रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। नाउ अब हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी नॉर्मेलिटी के बारे में सीखते हैं। इसे हम कैपिटल N से इंडिकेट करते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ अ सॉल्यूट हम लिख रहे हैं, ठीक, जबकि मोलैरिटी की डेफिनेशन हमने क्या लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर एक बिगर डिफरेंस है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ अ सॉल्यूट, ठीक है। तो इसे बहुत ही बारीकी से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर रिलेशन बन जाएगा कैपिटल N इज इक्वल टू N इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब आपको पता है अगर वॉल्यूम ml में गिवन हो तो रिलेशन बन जाएगा कैपिटल N इज इक्वल टू N इक्विवेलेंट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। N इक्विवेलेंट हम फाइंड आउट करते हैं WB अपॉन इक्विवेलेंट वेट से, तो हमारा रिलेशन बन जाएगा कैपिटल N इज इक्वल टू WB अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट किया जाता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन n वैल्यू से, राइट। अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे। इसका मॉलिक्यूलर मास आता है 111 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अब 2 n की वैल्यू कहाँ से आई है, 2, कैल्शियम में +2 का चार्ज होता है और Cl में -1 का चार्ज होता है, टोटल नेगेटिव है 2, यानी डिवाइडेड बाय आप क्या कर देंगे 2, ठीक।
कुछ और वैल्यूज हैं, कुछ और एग्जांपल हम समझ लेते हैं। जैसे H2SO4 के लिए n की वैल्यू होगी 2, क्योंकि इसमें रिप्लेसेबल 2 हाइड्रोजन हैं यहाँ पर, राइट। अब HCl के लिए देखें तो HCl के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक, क्योंकि एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। NaCl के लिए 1, क्यों यहाँ तो H नहीं है, लेकिन हमें चार्जेस देखना पड़ेगा। Na में +1, Cl में -1, या तो प्लस लो या माइनस लो, तो n की वैल्यू होगी 1। लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जिनमें आपको स्ट्रक्चर से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसकी n की वैल्यू क्या होगी। जैसे H3PO3, तो हमें हाइड्रोजन तो यहाँ पर 3 गिवन है, लेकिन n की वैल्यू 2 आ रही है। ऐसा क्यों? स्ट्रक्चर से समझते हैं हम। तो स्ट्रक्चर में देखते हैं सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन ऐसे हैं जो कि आयोनाइजेबल है, ठीक है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। अब नॉर्मलिटी की यूनिट क्या आ जाती है? नॉर्मलिटी की यूनिट आ जाएगी, इसके रिलेशन से हम निकालें, कैपिटल N इज इक्वल टू होता है N इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, तो यूनिट बनेगी ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, ठीक है। अब नॉर्मलिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो नॉर्मलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, ठीक है। अब सेम वे में जैसे मोलरिटी के लिए अपन ने सीखा था, वैसे नॉर्मलिटी के लिए होगा। जैसे एक सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मलिटी N1 वॉल्यूम V1 है, उसे डाइल्यूट किया गया अप टू V2 वॉल्यूम तक, नॉर्मलिटी N2 हो गई, तो इनके बीच में रिलेशन बन जाएगा N1V1 इज इक्वल टू N2V2, राइट। अब एक पिक्चर है जिसकी नॉर्मलिटी N1V1 है और सेम सॉल्यूट का दूसरा सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मलिटी N2V2 है, दोनों को मिक्स किया गया, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी हो जाएगी N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। 1 इक्विवेलेंट मीन्स क्या होता है? 1000 मिली इक्विवेलेंट्स, और मिली इक्विवेलेंट्स लिख सकते हैं उसे, राइट। अब एक छोटी छोटी टर्म है, उन्हें हमें ध्यान रखना है। 1 नॉर्मल को हम नॉर्मल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, 2n मतलब नॉर्मलिटी इसकी क्या होगी? 2 होगी। सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? n/2 या 0.5 नॉर्मल इसका मतलब होता है। डेसी नॉर्मल लिखा है, इसका मतलब n/10 होगा या 0.1 नॉर्मल होगा। n/100 या 0.01 नॉर्मल लिखा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? सेंटी नॉर्मल, या सेंटी नॉर्मल का मीनिंग क्या होगा? n/100 होगा। n अपॉन 1000 या फिर 0.001 नॉर्मल लिखा है, तो इसे हम लिख सकते हैं मिली नॉर्मल सॉल्यूशन। ये टर्म जो हैं जनरली न्यूमेरिकल में यूज होते हैं, तो इनके प्रॉपर मीनिंग हमें पता होना चाहिए, ठीक। तो इन्हें बड़े ध्यान से अच्छे से इसे सीख लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।